नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख। ब्रोकली की खेती से कमा सकते हैं किसान अच्छा मुनाफा। मुर्गी पालन कम समय में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है और इस व्यवसाय की सफलता का मुख्य आधार है मौसम के अनुसार इनकी देखरेख और प्रबंधन। लेकिन किसान अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि मुर्गियां कई प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती है। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मुर्गियों की देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे कि मुर्गियों में खासतौर से इस बदलते मौसम में और बरसात के समय किस तरह से देखभाल करें ताकि उनकी सुरक्षा और उनकी ग्रोथ और साथ ही स्वास्थ्य की सुरक्षा हम किस तरह से अच्छे से अच्छा कर सकें ताकि उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा प्राप्त कर सकें। इसमें सबसे पहले तो मुर्गी के बाड़े की फर्श की मरम्मत करा लें और जो बाड़े के जो साइड है जहाँ से बौछार आने की संभावना रहती है वहाँ पर आप पन्नी या बरसाती लटका दें ताकि अंदर पानी का सीपेज ना आ पाए। और इसी तरह से दवाइयों का छिड़काव भी आपको समय समय पर करते रहना पड़ेगा। में बिछावन का भी बहुत अहम रोल होता है कि आपका मुर्गियों का बिछावन जो है बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। उसमें गीलापन और नमी ज़्यादा ना हो, नहीं तो उसमें एक बीमारी होती है कॉक्सीडियोसिस, जिसमें जो मुर्गियां हैं उनमें लाल रंग की दस्त होने लगती है और उनमें मृत्यु दर भी होती है ज़्यादा और साथ में उनकी ग्रोथ भी मार खाती है। तो इससे बचाव के लिए आपको समय समय पे जो बिछावन है उसको पलटते रहना चाहिए ताकि वो सूखता जाए। अगर ज़्यादा गीला होता है एक जगह उसमें जमा हो जाता है पानी की वजह से अगर तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में मुर्गियों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए आप आवास प्रबंधन करते समय ये ध्यान रखें कि बरसात का पानी मुर्गीशाला में न आने पाए। लीटर गीला होने पर बदल दें, साथ ही चूना का छिड़काव करते रहें। बरसात के मौसम में बिछावन की मोटाई कम से कम 1.5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके साथ ही शेड में लाइट की उचित व्यवस्था करें। बरसात के मौसम में मुर्गियों के शरीर का उचित विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही साथ दाना संतुलित और फफूंदी रहित हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मालूम है कि मुर्गी पालन में खासतौर से मुर्गी के आहार का, संतुलित आहार का बहुत महत्व होता है और ख़ासतौर से ये पूरे आपकी लागत का लगभग 70 से 75% तक होता है, तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बरसात के दिनों में आप खास एहतियात ये बरतें कि मुर्गी आहार में आर्द्रता जो है 10% से अधिक कतई न हो, नहीं तो आहार जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छी जगह अच्छे सोर्सेज से जो मुर्गी का आहार है वो ख़रीदें, उनका प्रबंधन बहुत अच्छा करें। एक बार में आप हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा का मुर्गी का आहार ख़रीदें नहीं। और दूसरा, उसको थोड़ा सा सीधे ज़मीन में ना रख करके उसमें कुछ पटिया या लकड़ी का स्लेट डाल करके उसके ऊपर ही रखें। तीसरा, बासी और पुराना आहार अपनी मुर्गियों को कतई ना खिलाएं और साथ ही साथ
जो उनका दाना और पानी के व्यवस्थापन है उसको भी अच्छे से देख लें, उसमें बहुत दूरी ना हो, नहीं तो मुर्गी को दाना और पानी लेने के लिए दूर तक जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनमें ग्रोथ की भी संभावना थोड़ा सा कमज़ोर होती है ग्रोथ। ये चीज़ों का ध्यान रख लें। दाना खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना सुबह शाम के समय खिलाएं। साथ ही पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी दें और साथ ही पानी में विटामिन भी देते रहें। इसके अलावा मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए दाना और पानी देने वाले बर्तनों की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए। मुर्गियों में बरसात के समय बीमारियां अधिक आती हैं, जिनकी रोकथाम और इलाज की जानकारी हमारे मुर्गी पालकों को नहीं होती तथा उनकी मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। तो आप इन रोगों से अपनी मुर्गियों को बचाने के लिए टीकाकरण कैसे करवाएं, ये जानकारी मुर्गी पालकों को होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमेशा जो है आप बीमारी आने के पहले उसकी रोकथाम कर दें। उसका सरल और प्रभावी उपाय है कि आप उनका जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो स्ट्रिक्टली आप शिद्दत से करें, ताकि वो जो खतरनाक बीमारियां हैं जिनसे बचाया जा सकता है टीकाकरण के माध्यम से, वो आपके मुर्गी फार्म में प्रवेश ना करें। तो उसके लिए हैचरीज में ही सबसे पहले दिन ही जब जैसे ही अंडे से चूजा निकलता है तो मैरेक्स बीमारी का टीका लगा दिया जाता है। जब आपके फार्म में जब चूजा आएगा, आप उसमें लसोटा F1 का वैक्सीन कर दें, जो रानीखेत बीमारी के खिलाफ होता है। उसके आँख और नाक में एक एक बूंद आप टीका द्रव्य डालेंगे तो उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। फिर उसका जैसे ही 1 हफ्ते का होगा तो आपको एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी होती है, वो तो तीसरे और चौथे हफ्ते उसका टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन 14वें दिन उसके बाद जो है कोई इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, जिसको गंबोरो बीमारी भी बोलते हैं, उसका टीकाकरण करवाना जरूरी है। फिर चौथे हफ्ते में प्रवेश करते करते आपको फिर एक F1 का टीका, जो रानीखेत के खिलाफ होता है, आप पानी में घोल करके आप दे सकते हैं। मेरी बताई हुई जो आज की सलाह है, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और आहार प्रबंधन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। लाडली बहनों के खातों में चौथी किस्त जारी। ग्वालियर से सीएम शिवराज ने राशि की ट्रांसफर, विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह। प्रदेश में आईफा अवार्ड कराने पर किया जुबानी हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांधिए, जाइए बोलिए। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे। कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे। स्टेशन थाने में शिकायत दर्ज। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद। भाजयुमो के 2 नेता आपस में भिड़े। शुभन गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रोकली का प्रचलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मांग बड़े शहरों, होटल, रेस्टोरेंट में अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। जो किसान इस लाभ को देखते हुए ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, तो किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से खेती कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी।
आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। इस फसल को बिहार झारखंड के किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार यह देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है। तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का
पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी बंदा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाजार में उपलब्ध है उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है, कंपैरेटिवली फूलगोभी बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सरफराशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग आयुर्वेदिक दवाइयों औषधियों के उपयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं और इसी के तहत आज हम बात करने जा रहे हैं एक संगंध और औषधीय फसल खस के बारे में। इसके किसान कम मेहनत और थोड़ी देखभाल में खेती करके इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें इसकी उन्नत खेती, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। खस एक औषधीय फसल है जिसे अंग्रेजी में वेटिवर के नाम से जानते हैं। इसकी इतनी खासियतें हैं कि इसे प्रकृति का अनुपम उपहार माना जाता है। हमें इस उपहार को सहेजने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले भारत में खस के ठट्ठर काफी लोकप्रिय थे, जो लू के तफेड़ों से बचाने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर पर्दे के रूप में लगाए जाते थे।
जिसका आज भी प्रयोग एयर कूलर में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जड़ों से तेल निकलता है, जिसका उपयोग महंगे इत्र, सुगंधित पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधनों और दवाइयों में होता है। किसान भाइयों, कई जगहों पर यह खस अपने आप उग जाती है। यह हर प्रकार की मिट्टी में पैदा हो सकती है और 21 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से पैदा होती है। इसकी खेती ठंड का मौसम छोड़कर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बरसात में खेती करना काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो किसी खाद और उर्वरक के प्रयोग की जरूरत नहीं होती है। यदि मिट्टी कम उपजाऊ है तो उस दशा में आप गोबर की खाद का प्रयोग करके उसके बाद रोपाई कर सकते हैं। सीमैप लखनऊ से खस की कई उन्नत किस्में विकसित हुई है, जिसमें 6 महीने में तैयार होने वाली किस्म भी शामिल है। किसान भाइयों, 18 महीनों में तैयार होने वाली फसल से 1 एकड़ में 10 किलोग्राम तेल निकलता है और 1 साल वाली फसल में से 8 से 10 किलोग्राम, वहीं 6 महीने की किस्म से 5 से 6 किलोग्राम तेल निकलता है। किसान भाइयों, खस की उन्नत किस्में इस प्रकार है: KS1 केशरी, सीमैप खस 15, सीमैप समृद्धि, धारिणी, सीम वृद्धि, सीमैप खस 22 है। किसान भाइयों, इसकी रोपाई पुरानी फसल से स्लिप लेकर की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और रोपाई के बाद फसल की विशेष देखरेख की जरूरत नहीं होती है। किस्मों के अनुसार 6 से 18 माह पर आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज और मौसम की मार से उपज को बचाने के लिए आप रोपाई ऐसे समय पर करें कि खुदाई का समय जनवरी या फिर फरवरी में आए। गर्मी या बरसात में खुदाई करने पर आपको नुकसान हो सकता है। जहां तक उत्पादन की बात है तो 1 एकड़ एरिया से 4 से 5 कुंटल तक जड़ की उपज मिलती है, जिससे लगभग 7 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। यह उपज 1 साल में तैयार होने वाली किस्मों की है। अन्य किस्मों की उपज कम या अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, इसके तेल का बाजार भाव इस समय लगभग 15,000 रुपए प्रति लीटर है। इस तरह से 1 एकड़ में तेल से 1,05,000 रुपए तक आय होती है और इसकी खेती में लागत प्रति एकड़ 25 से 30,000 रुपए तक आती है। इस लागत का 80% खर्च तेल निकालने में ही होता है। किसान भाइयों, तेल निकालने के बाद इसकी बची जड़ों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फसल के ऊपरी भाग का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है और इसके फूल से अच्छी क्वालिटी का झाड़ू भी तैयार किया जा सकता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर बाजार की सही व्यवस्था हो तो 1 एकड़ से आप लाखों की आय ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती और बाजार व्यवस्था की अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झोरी, जिला ग्वालियर के उदित कुमार ने। आपने ग्वार की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ग्वार का काफ़ी अधिक क्षेत्रफल पे ग्वार की बुआई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या दूसरी फसलें लेना संभव नहीं, वहाँ ग्वार की खेती की जाती है और फसल चक्कर में ग्वार की फसल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ग्वार का जो फसल है उसका औद्योगिक महत्व है। ग्वार का जो दाना है उसमें जो गम कंटेंट होता है उसके कारण से इसका औद्योगिक महत्व है। और चारा जो है काफ़ी जो है न्यूट्रिटिव पोषकता के साथ में रहता है, जो हमारे पशुधन के लिए अच्छा रहता है।
जैसे मुख्य रूप से पहली बात करें कि हमें इसमें खरपतवार प्रबंधन की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि बारिश की सीज़न में गंवार की बुआई होती है, तो फसल और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बुआई के 15 से 20 दिन बाद में शुरू हो जाती है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई गंवार की फसल में निराई गुड़ाई करके उसमें खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। और साथ ही निराई गुड़ाई करने से या अंतरसस्य क्रियाएं करने से इसमें जो नमी की कमी रहती है वो भी नमी भी इसमें संरक्षित होती है। और खरपतवार जो है वो एक तरह से हमें इसको मल्चिंग के रूप में भी ले सकते हैं निकाल के, तो उसमें नमी का संरक्षण अधिक समय तक रहता है, जिसको ध्यान में रखते हैं। और साथ ही यदि ये संभव नहीं होता या करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा खरपतवार है, लगातार वर्षा चल रही है, उसके लिए हमें रासायनिक तरीके से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हुए जो इमेज़थाइपर जो खरपतवारनाशी है उसका 40 ग्राम एआई जो सक्रिय तत्व होता है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई उसको जब गंवार की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उसके बाद में इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो जो खरपतवार का जो प्रतिस्पर्धा होती है फसल से उसको कम किया जा सकता है और फसल को जो है खरपतवार की समस्या से बचाया जा सकता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है और अच्छी फसल हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। वैसे तो आमतौर पर ग्वार की खेती वर्षा आधारित शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक वर्षा होने की दशा में आप फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करें। 40-45 दिन बाद में फूल आना चालू हो जाता है, उसके बाद में फलियां बनती है। तो जब फलियां बनना चालू हो और यदि उसमें दाना बढ़ने की अवस्था हो उस टाइम नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि उस दौरान नमी की कमी रहती है तो हमारे किसान भाइयों को इसमें सिंचाई करनी चाहिए, जिससे उसमें दाना अच्छे से भर सके, उसकी उत्पादकता अच्छी आ सके, अच्छा उत्पादन हो सके, उसकी दाने की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो सके और फसल जो है हमारे किसान भाइयों को अच्छी प्राप्त हो सके। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसकी जो क्रांतिक अवस्था है उसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और इसमें जो भी रोग या बीमारियां आती है उसका भी समय पे हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अभी रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है तो इस टाइम पे जो भी कीटनाशी है जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL है उसका 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी और हमारे जो गंवार की फसल है उसकी पत्तियां जो बिल्कुल एकदम सही रहेगी और उससे जो है समस्या आती है वो नहीं होगी। इसलिए हमारी फसल जो है बहुत ही अच्छी हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। किसान भाइयों, ग्वार की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग में तने, शाखाओं, पत्तियों और फलियों पर गहरे भूरे रंग के दानेदार धब्बे बन जाते हैं और रोग की उग्रता होने पर तने और फलियां सूख जाती हैं, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप बुवाई के समय रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस प्रकार से जो है कीटों का प्रबंधन करके जो बीमारी आती है उसको भी रोका जा सकता है। इस प्रकार से गंवार का अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। मंदिर में